हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श और आज हमारे पॉडकास्ट का 3rd एपिसोड है। और आज हम अपनी कहानियों और किस्सों से हट के एक अलग मुद्दे पे बात करेंगे और वो है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस। अब आप में से हो सकता है कई लोग ये कहें कि अरे भैया, हम तो रिलेटेबल कहानियाँ सुनने आए थे और आप ना वही सुनाइए, कहाँ आप इस बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो बस मेरा जवाब ये है कि आप अपनी उत्तेजनाओं को सब्र की बेड़ियों से बांध के रखिए और बस मेरी एक बात पे यकीन रखिए कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ के कई सारे बड़े फैसले आसानी से ले पाएंगे। आज हम जिस थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है डेल्टा 4 थ्योरी। पर उससे पहले मैं आपके सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री का बखान कर देता हूँ ताकि आप अपने अंदर किसी भी हीन भावना को रखकर मुझे ना सुने। तो 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार एक फेसबुक पेज मैनेज किया। वो पेज मेरा ही था और उस वक्त फेसबुक पेजेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा था। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनते थे कि कैसे आप फेसबुक पेजेस का यूज़ करके करोड़ों रुपयों की एडवर्टाइजिंग कंपनी बना सकते हैं। और बात करें उस पर पैसे लगाने की, क्योंकि मैं उस पर पेड कैंपेन और पेड एड्स भी रन करता था, तो मेरी जितनी पॉकेट मनी होती थी और उसके अलावा मैं अपनी माँ से भी कुछ पैसे मांग लिया करता था और उन्हीं मांगे हुए पैसों से और अपनी पॉकेट मनी से मैं बेसिकली वो जो एड्स थे उन्हें रन करता था। अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर शायद 1,500 से 2,000 लाइक्स आए थे उस पेज में इस 1 से 2 साल के फेज़ में। और इसके अलावा कुछ खास फ़ायदा मुझे पैसों के टर्म्स में तो कुछ हुआ नहीं था। पर बात ऐसी है कि जब आप अपनी इस टीनेज वाली उम्र में किसी काम को शिद्दत से करते हैं तो फिर आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क की तरफ जाना बहुत लाजमी है। और फिर उस फेसबुक पेज से स्टार्ट हुआ काम काफ़ी आगे तक चला। 18 की उम्र में मैंने पहली बार एक फंडेड स्टार्टअप की मार्केटिंग टीम को लीड किया और ये सिलसिला चलता रहा। मैं कंटेंट की फील्ड में और आगे बढ़ा और उसके बाद जो मेरा एक इंटरनेशनल अफेयर्स का पैशन था वो भी इस कंटेंट्स के साथ मिला और आज आप मेरे वीडियोस में इनको बहुत आसानी से देख सकते हैं। इस पूरे वाक्य को आपको बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि मैं स्टार्टअप्स के बहुत करीब रहा हूँ। और एक बहुत बेसिक सा सवाल जो मैंने नोटिस किया है, जो हर एक को फाउंडर या फिर हर एक ऐसा इंसान जो अपने आइडिया के बारे में इवन सोचता भी है उसके दिमाग में आता है कि क्या मेरा आइडिया काम करेगा। और सिर्फ ये स्टार्टअप की बात नहीं है, आप अपने जीवन में कोई भी काम शुरू करेंगे जिसमें आप कुछ अलग, कुछ नया समाज इस दुनिया को देने जा रहे हैं, तो इस सवाल का उठना बहुत लाजमी है कि क्या इस प्रोडक्ट की, क्या इस सर्विस की या फिर इस यूट्यूब चैनल की जिसे मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है इस दुनिया को। क्या ये इतना अच्छा आइडिया है कि दुनिया इसे एक्सेप्ट कर पाएगी और एक्सेप्ट करने के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको एक जगह दे पाएगी। इन सभी सवालों का जवाब है डेल्टा 4। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये थ्योरी का इजाद मेरे द्वारा नहीं किया गया है। इसके बारे में सबसे पहले मैंने कुणाल शाह सर से सुना था जो क्रेड के को फाउंडर हैं। पर इस थ्योरी को सुनने के बाद मुझे हर दिन इसकी खूबसूरती का एहसास होता है और मुझे भी लगता है कि इस एहसास को आप तक पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए आज का पॉडकास्ट डेल्टा 4 के नाम। मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। आप एग्जाम्पल लें एक बैलगाड़ी का और फिर उसके बाद आप एक साइड पर रखें एक एरोप्लेन को। बैलगाड़ी को आप कितना एफिशिएंसी स्कोर देंगे आउट ऑफ 10, और वहीं उसी सेम साइड में आप एक एरोप्लेन को कितना एफिशिएंट स्कोर देंगे आउट ऑफ 10। और हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस की। जैसे मैं इंडिया के नॉर्थ में हूँ और मुझे इंडिया के नॉर्थ से इंडिया के साउथ में जाना है, तो आप किस चीज़ को चूज़ करने वाले हैं? एक हवाई जहाज़ को? पैरामीटर यह है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर एक बैलगाड़ी को? तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि भाई मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो आई विल चूज़ अ फ्लाइट। मैं एक फ़्लाइट पकड़ के 2 से 3 से 4 जितने भी घंटे लगने वाले हैं मैं वहाँ पे जो साउथ है इंडिया का वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। वहीं अगर मैं इस प्रोसेस को अगर एक बैलगाड़ी से करता हूँ तो मुझे हो सकता है कि कई कई दिन लग जाएँ, और ये भी कोई डेफिनेट नहीं है कितने दिन लगाने के बाद भी मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 10 अंक हैं और आप कितने अंक एरोप्लेन को देना चाहेंगे और कितने जो आपके पॉइंट्स हैं वो आप बैलगाड़ी को देना चाहेंगे एफिशिएंसी स्कोर में, तो आप कहेंगे भाई मैं तो बैलगाड़ी को नेगेटिव में भी नंबर दे दूं क्योंकि यहाँ वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मैं दूसरे पॉइंट तक पहुँच भी पाऊँ। वहीं जबकि हम बात करें एरोप्लेन की तो एक तो वो इतना ज़्यादा सेफ है, इतना ज़्यादा टाइम बचाता है, तो मेरा स्कोर तो उसके लिए ऑब्वियसली 10 होने वाला है। तो मोटा माटी बात करूँ, और आप में से कई सारे लोग मुझसे एग्री भी होंगे, तो इनका जो एफिशिएंसी का स्कोर है वो आ गया 10। लेकिन डिफरेंस को समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो बैलगाड़ी का एफिशिएंसी स्कोर है उसको आपने 1 अंक दे दिया। आपने कहा कि ठीक है, 1 तो मैं कम से कम दूँ, और जो मेरा एरोप्लेन का एफिशिएंसी स्कोर है वो था 10। अब इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10 - 1 = 9, तो वो होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब डिफरेंस। किसका डिफरेंस? उन अंकों का डिफरेंस जो हमने एक प्लेन और एक बैलगाड़ी को दिया। तो प्लेन का स्कोर था 10
और बैलगाड़ी का स्कोर था 1, और जब हमने दोनों को घटाया तो वो स्कोर आया 9, और ये हमारा डेल्टा। और इस पर्टिकुलर स्कोर की बात करेंगे तो दैट विल बी डेल्टा 9। लेकिन हमारी थ्योरी का नाम डेल्टा 4 क्यों है? तो कुणाल शाह जी कहते हैं कि अगर आपका जो आइडिया है उसको आप कंपेयर करेंगे उसी सेम, जैसे आप लाने की कोशिश कर रहे हैं पेटीएम को, अगर आप लाने की कोशिश कर रहे हैं मान लीजिए किसी ऐसे ऐप को जिससे आप राइड्स बुक करते हैं, जिससे आप ओला या उबर को मान लेते हैं, तो आप किससे कंपेयर करोगे? आप कंपेयर करोगे कि जो पहले टैक्सियाँ चलती थी, जब आप हाथ दे के टैक्सी को रोका करते थे कि टैक्सी वाले भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से मुझे पर्टिकुलर पॉइंट बी जाना है, आप कितने पैसे लोगे? फिर आप उसके साथ बार्गेनिंग करते थे, फिर उसके साथ आपकी बहस होती थी, और उसके बाद फिर आपको वो उस पॉइंट पे छोड़े बिना ही आपसे लड़के चला जाता था। तो ये हमारी पहले की प्रोसेस थी। उसके बाद जब ओला आया, उबर आया, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां पे आप घर पे बैठ के अपनी राइड बुक कर सकते हो और आपके घर पे आके ओला उबर वाले आपको लेके जाएंगे। तो आपका मान लेते हैं कोई ओला उबर जैसा आइडिया है, तो उसको आप कंपेयर करेंगे एक प्रीवियस सिस्टम से, उसके जैसा प्रीवियस सिस्टम क्या चल रहा था। तो ओला उबर के केस में ये हाथ से टैक्सी रोकने वाला सिनेरियो था। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हाथ से टैक्सी रोकने वाला सिस्टम था, इसको आप कितना एफिशिएंसी स्कोर दोगे, और जो ओला उबर वाला सिस्टम है उसको आप कितना एफिशिएंसी स्कोर दोगे। अगर इन दोनों के एफिशिएंसी स्कोर्स का जो डिफरेंस है वो 4 या उससे ज़्यादा आ जाता है, इट मीन्स दैट योर आइडिया विल वर्क। हमारे पहले वाले एग्जांपल में क्या था, हमने बैलगाड़ी को स्कोर दिया था 1 और हमने एरोप्लेन को स्कोर दिया था 10, तो उनका डिफरेंस आया था 9, यानी जो 9 है वो 4 से ज़्यादा है, इसलिए ये काम करने ही वाला था। ये इन्वेंशन एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था क्योंकि इसका डेल्टा स्कोर 9 था। और ऐसे ही अगर आपको अपने आइडिया को टेस्ट करना है कि इसका डेल्टा स्कोर 4 है या उससे ज़्यादा है, तो आपके बिजनेस में 3 पैरामीटर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। उन 3 पैरामीटर्स को भी मैं आपको बैलगाड़ी और एरोप्लेन के एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। पहला पैरामीटर है इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार अगर इंसान आपकी सर्विस को यूज़ करने लग जाए तो फिर वो अपनी पुरानी सर्विस में वापस नहीं जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बार ह्यूमन बींग्स ने एरोप्लेन में ट्रैवल करना चालू कर दिया और उनको ये बात पता लग गई कि ये हमारे वक्त को काफ़ी हद तक बचा सकता है, हमारी सेफ्टी का ध्यान रख सकता है, तो उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एरोप्लेन को चूज़ किया। और ये इतना बड़ा इन्वेंशन था कि फिर वो कभी वापस बैलगाड़ी पे या फिर कार्स पे लौट के नहीं आ पाए। और ये जब मैं बोल रहा हूँ कार्स पे लौट के नहीं आ पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस कार से ट्रैवल नहीं करते हैं, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका टाइम ज़रूरी है, तो वो शायद कभी भी एक कार के सफ़र को चूज़ नहीं करेंगे अगर जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 1500, 1000, 2000 किलोमीटर है। तो एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा कैब्स के बारे में, वो भी एक काफ़ी रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आपको घर से निकलना होता है, उस स्टॉप तक जाना होता है, जहाँ पे आपको हाथ दे के ऑटो या टैक्सी को रोकना होता है, उस पूरी प्रोसेस को ख़त्म करके हम एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में लेके आए। और वो ये कि आप अपने घर में बैठे बैठे कैब या टैक्सीज या बाइक्स बुक कर सकते हैं, और आपको घर में लेने के लिए आपके पास लोग आएंगे, आपके पास सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम रहेगा, आपको पहले से पता होगा कि आपको कितने पैसे देने हैं। तो ना बार्गेनिंग का झंझट, ना ऑटो ढूंढने का झंझट, ना इमरजेंसी की चिंता कि हम जाएंगे ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑटो ऑन टाइम आएगा, आपके घर के सामने आएगा, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, लड़ने का कोई झंझट नहीं है, बार्गेनिंग तो करनी है ही नहीं। तो इन सारी सर्विसेज ने, जो ओला उबर था, उनकी एफिशिएंसी जो थी, जो इंसान काम करता है उस काम को करने की एबिलिटी को इतना ज़्यादा बूस्ट किया कि उसका डेल्टा स्कोर 4 से ज़्यादा हो गया। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इर्रिवर्सिबल था। एक बार अगर आप ओला उबर यूज़ करना चालू कर दें तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि आप फिर से नॉर्मली जाके ऑटो बुक कराएंगे। अगर अनइवन सर्कमस्टेंसेस हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप एक आसान भाषा में समझें इस चीज़ को कि दीज आइडियाज़ आर सो रिवॉल्यूशनरी, या फिर वो आइडिया इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, या फिर वो आइडिया हो सकता है इवन पुराना हो, बट आपने उनको एग्जीक्यूट इतने अच्छे से किया होता है कि उनकी जो प्रीडिसीसर प्रोसेस होती है, जैसे एरोप्लेन के केस में कार्स हैं या बैलगाड़ी है, और ऑटो वाले केसेस में ओला, अगर हम ओला का केस लेंगे तो उसमें फिर हाथ से कैब रोकना है, तो उससे जब आप कंपेयर करेंगे तो वो एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। इंसान चाह के भी एरोप्लेन्स को छोड़ के, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कार में ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे। जो लोग ओला उबर बुक करते हैं वो ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे ऐसे कैब्स को रोक के अनइवन कंडीशंस के अलावा। तो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है जब भी जो स्कोर है डिफरेंसेस का, या फिर जो डेल्टा है वो 4 को क्रॉस करता है, तो ये पूरी प्रोसेस एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। दूसरा पॉइंट है यूबीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूएसपी। अब यूबीपी क्या होता है? यूबीपी इज यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन, और यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बहुत आसान से शब्द हैं, मैं इवन इनको डिस्क्राइब भी नहीं करूंगा, मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा।
वो ये कि जब फेसबुक शुरू हुआ और फेसबुक जब शुरू हुआ तो आपको क्या लगता है कि फेसबुक की मार्केटिंग कितनी हुई होगी या फिर फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे होगी, क्योंकि उसके पहले कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। उसके साथ एक कॉम्पिटिटर था बट वो भी एक टाइम के बाद फेसबुक के आसपास भी नहीं रह पाया। तो जब फेसबुक लॉन्च हुई तो फेसबुक ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक रिवॉल्यूशन लाया और उसने एक ऐसी चेन क्रिएट करी जहाँ पे आपके लिए फेसबुक को यूज़ करना ज़रूरी हो गया था। अगर आप फेसबुक यूज़ नहीं करते तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस करेंगे। पर उसके अलावा एक चीज़ और थी और वो ये था कि फेसबुक के पास एक यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग कहते थे कि तू मुझे किसी का नाम बता और मैं उस नाम को ढूंढ के मैं उसकी फ़ोटो तुझे दिखाता हूँ या फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ या फिर मैं उसकी बर्थ डेट बताता हूँ या फिर मैं उसका रिलेशनशिप स्टेटस तुझे बता देता हूँ। सो दिस वॉज द यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन। इस थ्योरी में ये भी मैंशनड है कि जब भी ह्यूमन बीइंग को कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसके बारे में वो दूसरे इंसान को बता पाता है स्मार्ट साउंड करने के लिए या फिर उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, तो वो उसको ब्रैग करता रहता है बार बार। ट्रू कॉलर का भी ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने कभी ट्रू कॉलर के एड्स नहीं देखे होंगे, मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं देखे होंगे, ट्रू कॉलर फेमस कैसे होता है, या फिर आप ध्यान करने की कोशिश करिएगा सबसे पहले जिसने आपको ट्रू कॉलर से इंट्रोड्यूस कराया था वो किस तरीके से कराया था कि आप मुझे एक नंबर दो, मैं उसका नाम देख के बताता हूँ। दैट वॉज द बेसिक फीचर ऑफ ट्रू कॉलर। वो इसकी यूएसपी भी थी बट साथ ही साथ वो एक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन बना जिसके बारे में ह्यूमन बीइंग ब्रैग कर पा रहा था, एक दूसरे से बता पा रहा था, अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर पा रहा था। सो दैट इज यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन। जब भी आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसके बारे में ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से ब्रैग कर पाए, बातें कर पाए, बता पाए कि यार मैं तो ये सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, क्या तुम यूज़ कर रहे हो, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा है बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसको एक फीलिंग ऑफ एडवांसमेंट दे पाए। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं कि ओला उबर तो बुक कर दो ना, क्या तुम्हारे पास ओला उबर नहीं है, मैं बुक कर देता हूँ, आई यूज़ ओला एंड उबर। बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स आ गए। क्या तुम क्लब हाउस यूज़ नहीं करते हो? आज से 2 साल बाद ऐसा होगा कि जो क्लब हाउस यूज़ नहीं करता वो दैट कैन साउंड अ बिट लेस कूल। तो जो ये ह्यूमन बीइंग को एक कूल बनने का मौका मिलता है, दैट क्रिएट्स अ यूबीपी, दैट इज यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन। तीसरी चीज़ है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होता है कि हो सकता है कि आपका बिजनेस के बहुत सारे एलिमेंट्स हों या फिर आपके बिजनेस के बहुत सारे फीचर्स हों। मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल देके बताता हूँ बिकॉज दैट एग्जांपल वाज वेरी गुड। कल को ऊबर का जो मैप है वो काम नहीं कर रहा है, वो आपको लाइव लोकेशन नहीं दिखा रहा है बट बाकी सारे फीचर्स काम कर रहे हैं। तो आपके आइडिया में इतना टॉलरेंस होना चाहिए या फिर आपके जो बिजनेस के अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनमें इतना टॉलरेंस होना चाहिए कि अगर एक कॉम्पोनेंट फेल होता भी है तो लोग फिर से ये नहीं कहने लग जाएंगे कि नहीं यार इसका मैप काम नहीं कर रहा इसलिए मैं ओला यूज़ नहीं करूँगा। तो जो आपके कस्टमर बेस का टॉलरेंस है वो आपके प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं और रोज़मर्रा की चीज़ों से लूँ तो जैसे इंस्टाग्राम में कभी कभी बग भी आ जाता है, जीमेल में अगर कभी बग आ जाता है और वो आधे घंटे तक 1 घंटे तक काम नहीं करता तो कोई ये नहीं कहता कि आज से मैं जीमेल यूज़ नहीं करूँगा। पीपल वेट, पीपल सस्टेन, दे वेट एंड थिंक। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जीमेल वापस आ जाए ताकि मैं उस पर फिर से काम कर पाऊँ। तो योर प्रोडक्ट नीड टू हैव दैट टॉलरेंस एबिलिटी जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फेलियर होने के बाद भी लोग उस पर होल्ड कर पाएँ। सो ये 3 चीज़ें थी जो आपके प्रोडक्ट को डेल्टा 4 तक लेके जाएंगी, जो आपके प्रोडक्ट को यूनिक सेट करेंगी। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुझे एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी आइडिया लाने की ज़रूरत नहीं है। हर बार ये ज़रूरी नहीं होता। इवन आप पिछले कुछ एग्जांपल्स में भी देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज़ अपना आइडिया पहले लेके आती हैं बट उसका यूज़ करके बहुत सारी कंपनीज़ उनसे भी अच्छा काम करके ले जाती हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि इट्स नेवर अबाउट द आइडिया, इट्स अबाउट हाउ यू पुट योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो डेल्टा 4 है वो सिर्फ आइडिया के बेस पे ना आए। हो सकता है कि ये आइडिया अच्छा था बट जिस कंपनी ने इसके ऊपर सबसे पहले काम किया वो प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं बना पाई, जो या तो इरिवर्सिबल था, जिसके पास यूबीपी थी, यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन। हो सकता है उसके पास 2 क्वालिटी हो, 1 ना हो, या फिर 1 हो 2 ना हो, तो ऐसा हो सकता है। बट सेम आइडिया को यूज़ करके जब वो तीसरी कंपनी आई या फिर दूसरी कंपनी आई तो उसने इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर किया। उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसको यूज़ करने के बाद लोगों ने कहा कि भाई मज़ा आ गया, अब जो इसके पहले चीज़ें चल रही थी वो मुझे नहीं चाहिए, अब मैं इसी प्रोडक्ट, इसी ऐप, इसी यूट्यूब चैनल, इसी सर्विस पे रहने वाला हूँ और मैं कुछ और नहीं देखने वाला हूँ, ना तो यूज़ करने वाला हूँ। सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। उसके बाद अगर आपका बिजनेस यूबीपी है, जैसे मैंने बताया, बार बार मैं यूबीपी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है इसलिए इसको दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखिए आपकी ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होती है, वो आसानी से किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं जब तक वो चीज़ उनको कूल बनने में मदद नहीं करती है। बट एक बार उनको आपका आइडिया कूल लगने लग गया, सो दे विल कीप ब्रैगिंग अबाउट इट
जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगा, जब तक वो सबके फ़ोन में नहीं आ जाएगा, या फिर जब तक आपका वो चैनल, वो यूट्यूब चैनल हर एक इंसान नहीं देखने लग जाएगा. सो यू हैव टू क्रिएट दैट ब्रैग वर्दी प्रॉपोजिशन. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ऑल्सो आई हैव डन दिस पॉडकास्ट विदाउट एनी स्क्रिप्ट, सो मुझे पता नहीं कि व्हाट विल बी योर रिएक्शन. एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पॉडकास्ट और बने तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और स्टोरीज़ भी आएंगी बहुत सारी यार, बट मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है. तो आपका जो भी ओपिनियन है इसको कंटिन्यू रखना है, नहीं रखना है. हालांकि अगर मेरा मन होगा तो मैं बना ही दूंगा, बट स्टिल योर ओपिनियन रियली मैटर्स. एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक. हम मिलते हैं अगले संडे को. तब तक बाय बाय, टेक केयर.